नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले चरण में लगभग 59% मतदान, अन्य चरणों के लिए प्रचार तेज हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश और गोवा में जनसभाओं को संबोधित किया। उत्तराखंड में भी चुनावी रैली की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने उत्तराखंड में चुनावी रैली की। निर्वाचन आयोग ने मणिपुर विधानसभा चुनाव के दोनों चरणों के मतदान की तिथि बदली। पहले चरण में 28 फरवरी और दूसरे चरण में 5 मार्च को वोट डाले जाएंगे। देश में पिछले 7 वर्ष में संस्थागत रोजगार 22% बढ़े। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, देश भर में कोरोना संक्रमित लोगों की दैनिक औसत संख्या निरंतर घट रही है। प्रधानमंत्री कल वर्चुअल माध्यम से वन ओशन शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर कल मेलबर्न में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे। राष्ट्रपति भवन का मुगल गार्डन शनिवार से जनता के लिए खुलेगा। भारत और वेस्टइंडीज के बीच तीसरा और अंतिम एकदिवसीय क्रिकेट मैच कल अहमदाबाद में। समाचार संध्या में अतहर सईद के साथ मैं लवली निगम। कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन को देखते हुए आपसे अपील है कि सतर्क रहें और पूर्ण टीकाकरण कराएं। 15 से 18 वर्ष के किशोरों और अन्य लोगों के टीकाकरण में भी मदद करें। सुरक्षित रहने के लिए कृपया 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-23978-8046 और 1075 पर संपर्क करें। अब समाचार विस्तार से। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले चरण में लगभग 59% मतदान हुआ है। इस चरण में 58 निर्वाचन क्षेत्र में वोट डाले गए। ये निर्वाचन क्षेत्र 11 जिलों शामली यानी प्रबुद्धनगर, मेरठ, हापुड़ यानी पंचशील नगर, मुजफ्फरनगर, बागपत, गाजियाबाद, बुलंदशहर, अलीगढ़, आगरा, गौतम बुद्ध नगर और मथुरा में हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज शाम उत्तरी गोवा के मापुसा में जनसंकल्प सभा को संबोधित किया। श्री मोदी ने कांग्रेस की आलोचना करते हुए कहा कि उन्होंने गोवा को भ्रष्टाचार का एटीएम बना रखा था। जिनको गोवा की संस्कृति की परवाह नहीं है, उन्होंने गोवा को अपने भ्रष्टाचार का, लूट तंत्र का एक बहुत बड़ा एटीएम बना करके रखा था। लेकिन भाजपा ने गोवा के लिए स्वयं पूर्ण गोवा का मंत्र दिया। भाजपा ने समग्र विकास की बात की, सबके लिए बराबर विकास की बात की, क्योंकि विकास को टुकड़ों में जाति, धर्म, मत, मजहब, भाषा, क्षेत्र के नाम पर बांटा नहीं जा सकता। इस बीच गोवा के विभिन्न हिस्सों में चुनाव प्रचार चरम पर है। भाजपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस सहित विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता मतदाताओं को लुभाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। गोवा में एक ही चरण में 14 फरवरी को 40 सीटों पर मतदान होगा। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के बाद अन्य चरणों के लिए प्रचार तेज हो गया है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में चुनाव सभा को संबोधित किया। श्री मोदी ने कहा कि उत्तर प्रदेश को विकास की जरूरत है और इसलिए राज्य में डबल इंजन सरकार जरूरी है। हमारे संवाददाता ने बताया कि सभी दलों के नेता प्रचार में जुटे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सहारनपुर की रैली में कहा कि कुछ लोग मुस्लिम महिलाओं के बीच भारतीय जनता पार्टी की बढ़ती लोकप्रियता से परेशान हैं और इसलिए अनावश्यक रूप से विवाद खड़े कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि योगी सरकार ने न केवल प्रधानमंत्री आवास जैसी योजनाओं को व्यापक पैमाने पर लागू किया, बल्कि सहारनपुर के स्थानीय लकड़ी के उद्योग को भी एक पहचान दी है। अन्य वरिष्ठ भाजपा नेताओं ने भी राज्य में चुनाव प्रचार किया। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सीतापुर में रैली को संबोधित किया। वरिष्ठ भाजपा नेता तथा केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण
मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने वाराणसी में पार्टी के चुनाव के लिए बने मीडिया सेंटर का उद्घाटन किया। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने रामपुर और मुरादाबाद जिलों में पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार किया। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने बिजनौर जिले में पार्टी प्रत्याशियों के लिए वोट मांगे। उनके साथ राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी ने रोड शो भी किया। वहीं AIMIM पार्टी के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में बरेली जिले में प्रचार किया। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार तेज हो गया है। राज्य में एक ही चरण में 14 फरवरी को मतदान होगा। राजनीतिक दलों के स्टार प्रचारक और प्रमुख नेता वर्चुअल सहित सभी माध्यम से प्रचार में लगे हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गढ़वाल के श्रीनगर में रैली को संबोधित किया। राज्य में चुनाव की घोषणा के बाद प्रधानमंत्री की ये पहली जनसभा थी। श्री मोदी ने कहा कि भाजपा का संकल्प पत्र राज्य में इस दशक के दौरान बड़ी भूमिका निभाएगा। उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि उसने सत्ता में रहने के दौरान वन रैंक वन पेंशन योजना को लटकाए रखा और आतंकी ठिकानों पर हमले के बाद सेना पर सवाल उठाए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने हरिद्वार के मंगलौर और अल्मोड़ा जिले के जागेश्वर में रैली की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सत्ता में आने पर 4 लाख युवाओं को रोजगार देगी। द ग्रेट खली के नाम से मशहूर पेशेवर पहलवान दलीप सिंह राणा पंजाब के आगामी विधानसभा चुनाव से पहले आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। इस अवसर पर श्री राणा ने कहा कि वे पार्टी की नीति को सही समझते हुए इस दल के सदस्य बने हैं। 20 फरवरी को पंजाब में विधानसभा के चुनाव होने हैं। मतगणना 10 मार्च को होगी। निर्वाचन आयोग ने मणिपुर विधानसभा चुनाव की तारीखों में बदलाव किया है। अब पहले चरण का मतदान 27 फरवरी की जगह 28 फरवरी को होगा। दूसरे चरण का मतदान 3 मार्च के बजाय 5 मार्च को होगा। मणिपुर में चुनाव की तैयारियों की समीक्षा के लिए निर्वाचन आयोग का एक दल हाल ही में राज्य के दौरे पर गया था। इस दल ने वहां के राजनीतिक दलों, मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक और अन्य अधिकारियों से बातचीत की थी। इस दौरान जमीनी हालात, लॉजिस्टिक्स से जुड़ी समस्याओं, सभी तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करने के बाद मतदान की तारीखों में बदलाव का निर्णय लिया गया। इस बीच मणिपुर के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने राज्य के ऐसे 4 पहाड़ी जिलों के दूरदराज क्षेत्रों में स्थित 83 मतदान केंद्रों की पहचान की है, जहां किसी भी आपात स्थिति में ईवीएम, वीवीपैट मशीनों और चुनाव अधिकारियों को एयरलिफ्ट किया जा सकेगा। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी राजेश अग्रवाल ने कहा कि पहले चरण के मतदान के लिए सभी चुनाव पर्यवेक्षक पहुंच गए हैं। निर्वाचन आयोग ने चुनाव वाले 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, पंजाब, गोवा, मणिपुर और उत्तराखंड में चुनाव के मद्देनजर आज सवेरे 7 बजे से 7 मार्च को शाम 6:30 बजे तक एग्जिट पोल पर प्रतिबंध लगा दिया है। आयोग ने इस संबंध में पिछले महीने अधिसूचना जारी की थी। इस अवधि में एग्जिट पोल का प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्रकाशन या प्रचार करने तथा किसी अन्य तरीके से प्रसार करने पर प्रतिबंध रहेगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/हिंदी और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। मनुष्य के स्पंज समान फेफड़े हवा सोखने के लिए बने हैं, लेकिन कुछ लोग फेफड़ों को बीड़ी सिगरेट का धुआं सोखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। एक आम धूम्रपान करने वाले व्यक्ति के फेफड़ों को अगर आप निचोड़ कर देखें तो इतनी मात्रा में आपको साल भर का कैंसर पैदा करने वाला टार मिलेगा। इतना टार आपको बीमार, बहुत बीमार बनाने के लिए काफी है। तंबाकू आज ही छोड़ें। सहायता के लिए 1800-112356 पर कॉल करें या मिस्ड कॉल दें 01122901 पर। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। श्रम और रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि पिछले 7 वर्ष में देश में संस्थागत रोजगार में 22% की वृद्धि हुई है। आज राज्यसभा में उन्होंने कहा कि जुलाई से सितंबर 2021 की तिमाही के रोजगार सर्वेक्षण के दूसरे दौर से पता चला है कि कोविड से उत्पन्न चुनौतियों के बावजूद देश में 2 लाख संस्थागत रोजगार सृजित हुए हैं। उन्होंने कहा कि सर्वेक्षण ने यह भी संकेत दिया है कि वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान देश में बेरोजगारी दर में कमी आई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश भर में कोरोना संक्रमित लोगों की दैनिक औसत संख्या निरंतर कम हो रही है। मंत्रालय ने विदेशों से आने वाले लोगों के लिए संशोधित दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये दिशा निर्देश 14 फरवरी से लागू होंगे। सिर्फ 2% यात्रियों को ही हवाई अड्डे पर कोविड जांच से गुजरना होगा। इसके बाद यात्रियों को हवाई अड्डे से बाहर जाने की अनुमति होगी।
स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने बताया कि नए दिशा निर्देशों के अनुसार यात्रियों को 7 दिन के बजाय 14 दिन स्वतः क्वारंटीन रहना होगा। उन्होंने कहा कि 8वें दिन आरटीपीसीआर जांच करवाने और उसे एयर सुविधा पोर्टल पर अपलोड करने की आवश्यकता को भी समाप्त कर दिया गया है। इस बीच राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 171 करोड़ 28 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि कल 46,44,000 टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 96.95% है। कल 1,67,000 से अधिक रोगी ठीक हुए। इस समय देश में 7,90,789 रोगियों का इलाज किया जा रहा है। कल 67,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हुए। इसी दौरान 1,241 लोगों की मौत हुई। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले चरण में लगभग 59% मतदान, अन्य चरणों के लिए प्रचार तेज हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश और गोवा में जनसभाओं को संबोधित किया। उत्तराखंड में भी चुनावी रैली की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने उत्तराखंड में चुनावी रैली की। निर्वाचन आयोग ने मणिपुर विधानसभा चुनाव के दोनों चरणों के मतदान की तिथि बदली। पहले चरण में 28 फरवरी और दूसरे चरण में 5 मार्च को वोट डाले जाएंगे। देश में पिछले 7 वर्ष में संस्थागत रोजगार 22% बढ़े। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, देश भर में कोरोना संक्रमित लोगों की दैनिक औसत संख्या निरंतर घट रही है। प्रधानमंत्री कल वर्चुअल माध्यम से वन ओशन शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर कल मेलबर्न में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे। राष्ट्रपति भवन का मुगल गार्डन शनिवार से जनता के लिए खुलेगा। भारत और वेस्टइंडीज के बीच तीसरा और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच कल अहमदाबाद में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो संदेश के माध्यम से वन ओशन शिखर सम्मेलन की उच्च स्तरीय बैठक को संबोधित करेंगे। शिखर सम्मेलन को जर्मनी, ब्रिटेन, दक्षिण कोरिया, जापान और कनाडा सहित कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष और शासनाध्यक्ष भी संबोधित करेंगे। फ्रांस में संयुक्त राष्ट्र और विश्व बैंक के सहयोग से 9 से 11 फरवरी तक वन ओशन शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। सम्मेलन का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को स्वस्थ और टिकाऊ समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण और समर्थन के लिए ठोस कार्रवाई करने के लिए प्रेरित करना है। विदेश मंत्री एस जयशंकर कल ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में क्वाड विदेश मंत्रियों की चौथी बैठक में हिस्सा लेंगे। इस बैठक में ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के विदेश मंत्री भी भाग लेंगे। ये बैठक पिछले साल फरवरी में आयोजित वर्चुअल बैठक के फैसलों पर कार्रवाई के लिए आयोजित की गई है। बैठक में क्षेत्रीय रणनीतिक मुद्दों पर चर्चा होगी। कोविड महामारी, महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों, जलवायु परिवर्तन और बुनियादी ढांचे जैसी समकालीन चुनौतियों पर भी चर्चा होगी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज राष्ट्रपति भवन के वार्षिक उद्यानोत्सव का उद्घाटन किया। आम जनता के लिए मुगल गार्डन शनिवार से 16 मार्च तक खुला रहेगा। पर्यटक सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक गार्डन में घूम सकेंगे। वहीं रखरखाव की दृष्टि से सोमवार को मुगल गार्डन बंद रहेगा। इस वर्ष कोविड महामारी के कारण मुगल गार्डन में सीधे प्रवेश नहीं मिल सकेगा। लोगों को केवल ऑनलाइन बुकिंग के माध्यम से ही गार्डन देखने की अनुमति होगी। गार्डन देखने के दौरान लोगों को मास्क पहनने और सुरक्षित दूरी बनाए रखने जैसे कोविड के दिशा निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा। राष्ट्रपति भवन के गेट नंबर 35 से गार्डन में प्रवेश और निकास होगा। पर्यटक मुगल गार्डन के अलावा राष्ट्रपति भवन और राष्ट्रपति भवन संग्रहालय भी ऑनलाइन बुकिंग के जरिए देख सकते हैं। त्रिपुरा में दशकों से विस्थापित ब्रू समुदाय के लोगों ने स्थायी घरों में रहना शुरू कर दिया है। वर्ष 2020 में 4 पक्षीय ब्रू पुनर्वास समझौते के अंतर्गत ये लोग स्थायी घरों में रहने लगे हैं। त्रिपुरा ब्रू पुनर्वास और राहत परियोजना के विशेष कार्य अधिकारी मानस देव ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि सरकारी आंकड़ों के अनुसार 1000 मकान बनाए गए और लाभान्वित लोगों ने इन घरों में रहना शुरू भी कर दिया है। 4 लाख रुपए की सावधि जमा और 5000 रुपए की वित्तीय सहायता के लाभ इन निवासियों को मिलने लगे हैं। वर्ष 1997 में ब्रू बाहुल क्षेत्रों में जातीय दंगों के भय से ब्रू समुदाय के लोग मिजोरम से पलायन कर यहां आ गए थे। तभी वे उत्तरी त्रिपुरा क्षेत्र में स्थित 6 शरणार्थी शिविरों में रह रहे थे। 23 वर्ष तक शरणार्थियों के शिविरों में रहने के बाद भारत सरकार ने इनके लिए 600 करोड़ रुपए की पुनर्वास योजनाओं की घोषणा की और त्रिपुरा सरकार ने उन्हें स्थायी मकान उपलब्ध करा दिया है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन लोकसभा में आम बजट 2022-23 पर हुई चर्चा का जवाब दे रही हैं। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने वैश्विक महामारी से उपजी चुनौतियों के बावजूद अर्थव्यवस्था का कुशल प्रबंधन किया। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि 2008-9 की वैश्विक आर्थिक मंदी के दौरान भी भारतीय अर्थव्यवस्था को काफी घाटा उठाना पड़ा था, जिससे 2,21,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। लेकिन इसके बावजूद उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई 9.1% रहा। सरकार ने वाहन निर्माताओं के लिए वाहनों में 6 एयरबैग लगाने और चालक सहित सीट बेल्ट के 3 पॉइंट लगाने को अनिवार्य कर दिया है। वाहनों में एयरबैग न होने के कारण भीषण दुर्घटना की स्थिति में यात्रियों को अधिक क्षति पहुंच सकती है। आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं में लोगों के मारे जाने से सरकार के सकल घरेलू उत्पाद में 3.1% का नुकसान होता है। उन्होंने बताया कि सड़क दुर्घटना मामलों में कमी लाने के उद्देश्य से सरकार वाहनों में तकनीकी सुधार, संबंधित नीतियों में संशोधन और लोगों में जागरूकता लाने के लिए विभिन्न पहलुओं पर विचार कर रही है। श्री गडकरी ने कहा कि वाहनों में सुरक्षा में सुधार के लिए भारत एनकैप प्रोग्राम के अंतर्गत मानक और प्रोटोकॉल पर आधारित वाहनों को स्टार रेटिंग उपलब्ध कराई जाएगी। भारतीय रिजर्व बैंक ने नीतिगत ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। मौद्रिक नीति समिति ने सर्वसम्मति से रेपो दर को 4% पर बनाए रखने का फैसला किया। द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा बैठक के बाद रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने बताया कि बैंक दर और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी एमएसएफ दर में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है और ये 4.25% ही रहेगी। Based on an assessment of the current macroeconomic situation and outlook, it voted unanimously to keep the policy repo rate unchanged at 4%. The marginal standing facility, that is MSF rate and bank rate, remain unchanged at 4.25%. The reverse repo rate also remains unchanged at 3.35%. और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ मनोज पाठक। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 59,926 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 17,606 दर्ज हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया 14 पैसे कमजोर होकर 74 रुपए 95 पैसे पर आ गया और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में ब्रेंट कच्चे तेल की कीमत $92.10 प्रति बैरल से ऊपर पहुंच गई। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 3 मैचों की श्रृंखला का तीसरा और अंतिम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच कल अहमदाबाद में खेला जाएगा। पहले 2 मैच जीतकर भारत ने श्रृंखला में 2-0 की अजय बढ़त ली है। कल के मैच में शिखर धवन, आवेश खान और कुलदीप यादव को अंतिम एकादश में मौका मिल सकता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/हिंदी पर भी उपलब्ध हैं। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, इसको निरंतर बल देना है और इसलिए उसके लिए एक सामाजिक सुरक्षा भी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इसी विजन से मुमकिन हुई हमारी बेटियों के लिए सुकन्या समृद्धि योजना। आज ही डाकघर या बैंक जाकर सुकन्या समृद्धि खाता खोलें और बिटिया के नाम 250 रुपए से लेकर 1.5 लाख रुपए तक सालाना जमा करते रहें। इस पर सरकार आयकर छूट के साथ ज्यादा ब्याज भी देती है। समय आने पर कुछ पैसा उच्च शिक्षा के लिए और बाकी शादी के समय निकाल सकते हैं। सुकन्या समृद्धि खाता, बेटियों के सर्वांगीण विकास का संकल्प। अधिक जानकारी के लिए राष्ट्रीय बचत संस्थान की वेबसाइट nsiindia.gov.in पर जाएं। आजादी का अमृत महोत्सव के लिए सभी उपभोक्ताओं को शुभकामनाएं। हॉलमार्क सोने की शुद्धता सुनिश्चित करता है। हमेशा हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण खरीदें। उपभोक्ता संबंधित किसी भी शिकायत के लिए कृपया राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 14404 पर संपर्क करें। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जागो ग्राहक जागो। और अब प्रस्तुत है संसद में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा। पहले लोकसभा, लेखक हैं पीटीआई भाषा के वैभव माहेश्वरी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने लोकसभा में केंद्रीय बजट पर चर्चा के जवाब में कहा कि देश में कांग्रेस के कारण ही अंधकाल था, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में लोगों की वित्तीय समावेश और कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से अमृतकाल की दिशा में कदम बढ़ाया गया है।
बजट पर चर्चा की शुरुआत करते हुए कांग्रेस नेता शशि थरूर ने आरोप लगाया था कि सरकार भले ही अमृतकाल की बात कर रही है, लेकिन असल में इस सरकार के तहत ये अंधकाल है। वित्त मंत्री ने थरूर की इस टिप्पणी का उल्लेख करते हुए कहा कि देश में अंधकार निश्चित तौर पर था, लेकिन वो सिर्फ कांग्रेस की वजह से था। उन्होंने कहा कि 1991 में हमारा विदेशी मुद्रा भंडार 2 सप्ताह तक ही बचा था, जो अंधकाल था। इससे पहले आपातकाल के समय भी अंधकाल था। सीतारामन ने कहा कि संप्रभुत्व सरकार, खासकर इसके दूसरे कार्यकाल में महंगाई 2.5 अंकों में थी, वो भी निश्चित तौर पर अंधकाल था। कोयला घोटाला था, 2G घोटाला था, अंतरिक्ष देवास घोटाला था, रोजाना सुबह के अखबार में भ्रष्टाचार की खबरें आती थी, नीतिगत पंगुता थी, वो अंधकाल था। उनके मुताबिक अमृतकाल की दिशा में बढ़ने के लिए मोदी सरकार ने कई कदम उठाए हैं। मंत्री ने कहा कि जनधन योजना के कारण सभी भारतीय समस्त वित्तीय व्यवस्थाओं से जुड़े हैं और आज इन खातों में 1.57 लाख करोड़ रुपए जमा हैं। उन्होंने कहा कि इनमें 55.6% खाते महिलाओं के हैं। उन्होंने नरेंद्र मोदी सरकार की कई अन्य योजनाओं का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि 2020-21 में 44 यूनिकॉर्न बने, ये अमृतकाल का ही संकेत है। वित्त मंत्री ने कहा कि 2020-21 में कोविड-19 के कारण जीडीपी में 9.57 लाख करोड़ रुपए की गिरावट आई। उन्होंने ये भी कहा कि शहरों में बेरोजगारी घटकर महामारी पूर्व के स्तर पर आ गई है। वित्त मंत्री के जवाब से पहले बजट पर चर्चा में भाग लेते हुए भाजपा के रतनलाल कटारिया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कारण दुनिया में भारत की साख बढ़ी है। जनता दल यूनाइटेड के संतोष कुमार ने कहा कि उम्मीद है मोदी सरकार में जातीय जनगणना का काम संपन्न होगा। भाजपा के राजू बिष्ट ने आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल में केंद्र सरकार की योजनाएं नहीं पहुंच रही हैं। उन्होंने कहा कि पृथक गोरखालैंड राज्य की मांग के संदर्भ में स्थायी राजनीतिक समाधान किया जाना चाहिए। चर्चा में भाग लेते हुए कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने केंद्रीय बजट को हवाबाजी करार दिया और कहा कि इसमें महंगाई रोकने, गरीबों के कल्याण और रोजगार सृजन जैसे विषयों पर एक भी शब्द नहीं है। उन्होंने कहा कि ये बजट गरीबों, किसानों, मजदूरों और अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के साथ क्रूर मजाक है। कांग्रेस नेता ने दावा किया कि इस सरकार के शासनकाल में 60 लाख छोटे उद्योग खत्म हो गए, प्रति व्यक्ति आय और प्रति व्यक्ति खर्च कम हो गया। उन्होंने दावा किया कि 4.60 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे धकेल दिए गए। चौधरी ने कहा कि बजट में गरीबों, रोजगार सृजन और महंगाई पर नियंत्रण जैसे विषयों के लिए एक शब्द नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार के मित्र पूंजीपति हैं और गरीब तथा मध्यम वर्ग उसे कभी माफ नहीं करेगा। चौधरी ने कहा कि कांग्रेस पूंजीपतियों के विरोध में नहीं है, लेकिन साठगांठ वाले पूंजीवाद, क्रोनी कैपिटलिज्म का हम विरोध करते हैं। उन्होंने कहा कि बजट में 400 वंदे भारत ट्रेनें शुरू करने की घोषणा की गई है, लेकिन क्या वित्त मंत्री बताएंगे कि हर सप्ताह औसत 7 ट्रेनों का उत्पादन किस तरह होगा। भाजपा की सुनीता दुग्गल ने कहा कि ये बजट जनता के सपनों को सच करने वाला है और इसमें नदियों को जोड़ने की योजनाओं की घोषणा की गई है, जिससे किसानों को बहुत लाभ मिलेगा। लोक जनशक्ति पार्टी के महबूब अली कैसर ने कहा कि ये बजट अर्थव्यवस्था की प्रगति का मार्ग प्रशस्त करने वाला है। उन्होंने कहा कि इससे स्पष्ट होता है कि सरकार संसाधनों का अधिक से अधिक दोहन करना चाहती है। उन्होंने उम्मीद जताई कि सरकार अल्पसंख्यकों के उत्थान के लिए भविष्य में और योजनाएं लाएगी। अब सुनिए राज्यसभा में हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखक हैं पीटीआई भाषा के अविनाश। राज्यसभा में आज आम बजट 2022-23 पर आगे चर्चा हुई। चर्चा में विपक्ष ने आम बजट में गरीबों की पूरी तरह से अनदेखी होने का आरोप लगाते हुए दावा किया कि इसमें बेरोजगारी को दूर करने के लिए कोई उपाय नहीं है। वहीं सत्तापक्ष ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि रोजगार के अवसरों में लगातार वृद्धि हो रही है और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में पंजीकृत होने वाले नए लोगों के खातों की संख्या से इसकी पुष्टि की जा सकती है। कांग्रेस की छाया वर्मा ने सवाल किया कि बजट में गरीब लोगों के लिए क्या है। उन्होंने कहा कि सरकार इसको राज्यों की विधानसभा एवं लोकसभा में महिलाओं को आरक्षण दिलवाने वाले विधेयक को अपने बहुमत के जरिए पारित करवाना चाहिए। उन्होंने बजट में ड्रोन खेती की पहल पर कहा कि इससे खेती में रोजगार के अवसर घटेंगे। चर्चा में भाग लेते हुए भाजपा के सैयद जफर इस्लाम ने कहा कि विपक्ष के सदस्यों ने बेरोजगारी के बारे में गुमराह करने वाले आंकड़े दिए हैं।
उन्होंने कहा कि सबसे विश्वसनीय आंकड़े ईपीएफओ के होते हैं। सरकार हर महीने 10 लाख से अधिक रोजगार सृजित कर रही है और वो भी संगठित क्षेत्र में। कांग्रेस के अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा कि बजट में आम लोगों के लिए कोई स्थान नहीं है और इससे वो हताश व निराश हैं। श्री सिंह ने बजट को उद्देश्यहीन व दिशाहीन करार देते हुए कहा कि ये भी कोरोना से ग्रसित हो गया है। बीजू जनता दल के सुजीत कुमार ने पूंजीगत व्यय बढ़ाने सहित आम बजट की कई घोषणाओं की सराहना की। उन्होंने देश के युवाओं की उद्यमिता की सराहना करते हुए कहा कि भारत में इसके कारण स्टार्टअप उद्यमों की संख्या में वृद्धि हुई है। राष्ट्रीय जनता दल के प्रोफेसर मनोज कुमार झा ने कहा कि सेना में अहीर रेजिमेंट बनाने की बात काफी समय से चल रही है, किंतु ये सरकार उस पर कान नहीं दे रही है। उन्होंने कहा कि सरकार को हर साल के लिए रोजगार कैलेंडर पर काम करना चाहिए। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की वंदना चव्हाण ने सुझाव दिया कि राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर शहरीकरण के लिए आयोग गठित किया जाए तथा शहरों में बेरोजगारी को दूर करने के लिए मनरेगा जैसी योजना लागू होनी चाहिए। निर्दलीय अजीत कुमार भुइयां ने कहा कि समय की मांग के अनुरूप असम में औद्योगिक विकास के लिए कुछ ठोस पहल की जाए, किंतु बजट में ये परिलक्षित नहीं होते। शिवसेना के अनिल देसाई ने कहा कि इस बजट में आम आदमी एवं गरीबों की उम्मीदों एवं आकांक्षाओं को पूरी तरह झुठला दिया गया है। केरल कांग्रेस एम के जोस के मणि ने कहा कि कोविड महामारी ने सरकार की अक्षमता को स्पष्ट कर दिया है। उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र की स्थिति खराब है और किसानों की आत्महत्या के मामले बढ़ रहे हैं। लोकतांत्रिक जनता दल के एमवी श्रेयंस कुमार ने कहा कि सरकार बजट में गतिशक्ति का उल्लेख कर वाहवाही लूट रही है। बीजू जनता दल के प्रशांत नड्डा ने कहा कि बजट में महंगाई कम करने का कोई उपाय नहीं है, जिससे आम जनता परेशान है। केरल कांग्रेस एम सदस्य जोस के मणि ने कहा कि कोविड महामारी ने सरकार की अक्षमता को स्पष्ट कर दिया है। उन्होंने कहा कि बजट में गरीबों की कोई सुध नहीं ली गई और देश में असमानता और गरीबी बढ़ रही है। जनता दल यू के रामनाथ ठाकुर ने कहा कि बिहार के प्रत्येक जिले में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग लगाए जाएं, जिससे लोगों को रोजगार मिलेगा। भाजपा के सदस्य के जे अल्फोंस ने कहा कि सरकार का हर ईमानदार आदमी जो रोजगार पैदा करता है उसका सम्मान किया जाना चाहिए, उसकी चर्चा की जानी चाहिए। भाजपा के सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि ये सामान्य बजट नहीं है, बल्कि आजादी के अमृतकाल में आया बजट है, जिसमें समाज के लिए कई कल्याणकारी विषयों को प्रस्तुत किया गया है। उन्होंने कहा कि शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में जो डिजिटल खाई है उसको भी समाप्त करने का प्रयास किया है। बजट में किसानों के साथ साथ विज्ञान और भविष्य की व्यवस्था की गई है। भाजपा के महेश पोद्दार ने कहा कि इस बार के बजट में 75 से 100 साल का रास्ता है, बेरोजगारी का जुगाड़ है, गरीबों के लिए घर है, नल से जल है और भारत के महाशक्ति बनने का उपाय है। अभी आप संसद में हुई आज की कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे। और अब एक नजर कल के मौसम पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में दिन में तेज हवाएं चल सकती हैं। न्यूनतम तापमान 11 डिग्री और अधिकतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। मुंबई में आसमान साफ रहेगा। न्यूनतम तापमान 18 डिग्री और अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। कोलकाता और चेन्नई में सुबह आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं। न्यूनतम तापमान 15 और अधिकतम 31 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। उत्तर में श्रीनगर, लेह और गिलगित में आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 0 से 2 डिग्री नीचे और अधिकतम 14 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। जम्मू और मुजफ्फराबाद में आसमान साफ रहेगा। न्यूनतम तापमान 4 डिग्री और अधिकतम 23 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। विशाखापत्तनम में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। बेंगलुरु और हैदराबाद में सुबह कोहरा छाए रहने की संभावना है। इम्फाल, शिलंग, आइजोल, कोहिमा, ईटानगर और गैंगटॉक में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश हो सकती है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने चेन्नई में भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में पेट्रोल बम फेंके जाने की घटना की निंदा की है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले चरण में लगभग 59% मतदान, अन्य चरणों के लिए प्रचार तेज हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश और गोवा में जनसभाओं को संबोधित किया। उत्तराखंड में भी चुनावी रैली की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने उत्तराखंड में चुनावी रैली की। निर्वाचन आयोग ने मणिपुर विधानसभा चुनाव के दोनों चरणों के मतदान की तिथि बदली। पहले चरण में 28 फरवरी और दूसरे चरण में 5 मार्च को वोट डाले जाएंगे। देश में पिछले 7 वर्ष में संस्थागत रोजगार 22% बढ़े।
स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, देश भर में कोरोना संक्रमित लोगों की दैनिक औसत संख्या निरंतर घट रही है। प्रधानमंत्री कल वर्चुअल माध्यम से वन ओशन शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर कल मेलबर्न में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे। राष्ट्रपति भवन का मुगल गार्डन शनिवार से जनता के लिए खुलेगा। भारत और वेस्टइंडीज के बीच तीसरा और अंतिम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच कल अहमदाबाद में खेला जाएगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।